हेलो शार्क्स। शार्क्स, मैं ना अपने कबाड़ी वाले से बहुत परेशान हूँ। क्या आप भी ये सोच के परेशान होते हैं कि आपके कबाड़ी वाले का कांटा सही पॉइंट करेगा या गलत? उसके दिए हुए रेट्स मार्केट के हिसाब से सही होंगे भी या नहीं? क्या आपका कबाड़ी वाला आपके टाइम के हिसाब से आता है या अपने टाइम के हिसाब से? और तो और, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते सबसे इम्पोर्टेंट ये कि आपका दिया हुआ कबाड़ सही से रिसाइकल होगा भी या नहीं। कबाड़ी वालों को ये नहीं पता होता कि उन्हें रोज काम मिलेगा या नहीं। कस्टमर्स कबाड़ देने के लिए बुला लेते हैं पर फिर खाली हाथ भेज देते हैं। तो शार्क्स, कस्टमर्स और कबाड़ी वालों को ये प्रॉब्लम्स इसलिए फेस करनी पड़ती हैं क्योंकि ये सेक्टर बहुत ही ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड और निग्लेक्टेड रहा है। और शार्क्स, आपको नहीं लगता कि अगर आजकल किराने वाला भी ऑनलाइन हो गया है तो कबाड़ी वाला क्यों नहीं हो सकता? तो इन सब परेशानियों को दूर करने के लिए शार्क्स, मैं आपके सामने आया हूँ। मेरा नाम है मुकुल और मैं दिल्ली से हूँ और मैं आपको मिलवाऊंगा एक मॉडर्न डे कबाड़ी वाला से जिसका नाम है स्क्रैप अंकल। ये कबाड़ी वाला आपके घर आवाजें मार के नहीं बल्कि स्क्रैप अंकल ऐप या वेबसाइट के जरिए आता है। ये एकदम ट्रेंड और वेरीफाइड एजेंट है जो आपके एड्रेस पे आके आपके स्क्रैप को 100% एक्यूरेसी के साथ वे करता है और आपको उसकी बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है। ये इतना रिस्पॉन्सिबल है कि उस कबाड़ को खुद ही रिसाइकलिंग के लिए भेज देता है और आप इसको अपने घर के लिए ही नहीं अपने ऑफिस या कंपनी का स्क्रैप देने के लिए भी बुला सकते हैं। शार्क्स, पिछले 2 सालों में स्क्रैप अंकल ने दिल्ली एनसीआर रीजन में 22,000 से ज्यादा पिकअप्स कंप्लीट किए हैं, जिससे हमने 14 लाख किलो से ज्यादा स्क्रैप रिसाइकलिंग के लिए भेजा है। हम स्क्रैप अंकल को इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन रिसाइकलिंग प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं। इसके लिए मेरी आपसे आस्क है 60 लाख रुपए की अगेंस्ट 3% इक्विटी। तो शार्क्स, विल यू जॉइन माय हैंड्स टू कट द क्रैप विद स्क्रैप अंकल? वेलकम मुकुल टू शार्क टैंक। थैंक यू। थोड़ा एजुकेशन बैकग्राउंड, ये आइडिया कैसे आया, वो भी कबाड़ी वाला, इतनी यंग एज में कोई सोचता नहीं है आप? तो सर, एक्चुअली मैं IIIT दिल्ली से मैंने बीटेक किया है और इससे पहले मेरा ड्रोन्स का स्टार्टअप था। ड्रोन से कबाड़ा? हाँ, तो मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल फ्लिप है। तो वो एक तरह से एक एंटरप्रेन्योरियल प्रोजेक्ट था जिसमें हमें ग्रांट मिली थी लॉकहीड मार्टिन और टाटा ट्रस्ट से। और उसमें एक्चुअली हुआ ये कि मेरे को-फाउंडर्स भी मेरी एज के ही थे तो उन्हें मास्टर्स में इंटरेस्ट था ज़्यादा, तो वो भाग गए। ड्रोन स्टार्टअप चला नहीं। तो फिर हमेशा से स्क्रैप अंकल पे मेरी नज़र थी, मतलब आइडिया था मेरे मन में। तो मेरे को बचपन से रोबोटिक्स में इंटरेस्ट था और मेरे मामा एक स्क्रैप डीलर है, तो मैं उनकी जंक यार्ड में जाके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ढूंढता था अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, रोबोट्स के लिए, और बहुत देर बैठता था वहाँ पे। मेरे लिए तो वो जन्नत थी। ये लिंक मिला ना। फिर मेरे को थोड़ा आइडिया था कि सेक्टर कैसे चलता है। एंड जब मैं दिल्ली मूव किया, मैंने देखा कि ये सब तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जैसे स्विगी, जोमेटो, ये सब। तो मुझे ये लगा कि अभी क्या बचा है जो ऑनलाइन नहीं गया। तो फिर मुझे लगा ये चीज़ अभी बची है जो कि रोजमर्रा में यूज होती है बट अभी ऑनलाइन नहीं गई। तो फिर मैंने रिसर्च करनी शुरू करी, सारी स्क्रैप की मार्केट्स एक्सप्लोर करी और फिर हमने स्क्रैप अंकल शुरू किया। फैमिली क्या कहती है? IIIT बेटा गया, बहुत नाम कमाएगा। आजकल कोई पूछता है तो बोलना पड़ता है कि रद्दी का काम करता है। तो सर, मैं बताता हूँ क्या हुआ कि एक तो जैसे मैंने ड्रोन स्टार्टअप किया, उससे मेरे को अवार्ड्स वगैरह मिले। मैं यूएस भी गया 2 बार, तो उससे उनको ये हो गया था कि समझदार तो है हमारा लड़का, कुछ तो इसको आता है। बट उनको प्रॉब्लम तब हुई कॉलेज के बाद, कबाड़ी वालों को अपने अपार्टमेंट में मूव कर लिया समझने के लिए। तो वो रहते थे आपके पास? वो अभी तक रहते हैं। पूरे डिटेल में समझाओ ये बात। एक्चुअली उसने बताया तो था कि उसे कबाड़ खाने में जन्नत दिखी। फिर वो जन्नत घर पे ले आया। जब हमने स्टार्ट किया तो ऊबर मॉडल पे स्टार्ट किया, जिसमें हमने लोकल कबाड़ी वालों को अपने ऐप पे ऑनबोर्ड कर लिया। ये सिर्फ ऑफलाइन से ऑनलाइन हुआ है, बट जो वेट वाली प्रॉब्लम है, क्वालिटी ऑफ सर्विस वाली प्रॉब्लम है, ऑन डिमांड वाली प्रॉब्लम है, वो सॉल्व नहीं हो रही। फिर कोविड की फर्स्ट वेव में ये रियलाइज हुआ कि ये तो बिल्कुल रिसेशन प्रूफ बिजनेस है। मतलब वो 4x बढ़ गया उस टाइम पे, क्योंकि लोगों को एक तो घर पे बैठ के खाली डीक्लटर कर रहे थे वो, और उनको कुछ एक्स्ट्रा पैसे कहीं से भी आए वो चल रहा था, तो ऑर्डर्स हमारे बढ़ गए। फिर मेरे को ये भी रियलाइज हुआ कि जो मैंने अपने कंपटीशन को स्टडी किया इस सेक्टर में, तो जो फेलियर्स हैं उसमें मैंने ये देखा कि उन्होंने टेक तो घुसा दिया बट उनको खुद नहीं आता था ये सेक्टर में। उनसे मिला भी वो ये बोलते थे कि हमें सेक्टर के बारे में तो ज्यादा नहीं पता, बट हमने इसको टेक्नोलॉजी से वो कर दिया, कबाड़ी वाले भी ऑनबोर्ड कर दिया, बट धंधा नहीं पता उनको कबाड़ी वाला कैसे पैसे कमाता है। तो फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि भाई ये काम करने के लिए घुसना पड़ेगा इसमें। तो मैंने क्या किया, उनको घुसा दो। दो कबाड़ी वालों को ढूंढा, खुद ही हंस रहा है। उनको हायर किया मैंने
आपने उनको एम्प्लॉय करना था तो उनको घर में रहना क्यों था? मैं सीखूंगा कैसे उनसे, टाइम नहीं था ना, क्योंकि सुबह से शाम तक वो पिकअप्स पे जाएंगे। हाँ। बट मेरे को धंधा समझना है पूरा डेप्थ में, उनसे पूछना है कि क्या प्रॉब्लम्स हुई आपको आज पूरे दिन में, कस्टमर्स ने क्या बोला, कस्टमर्स को सर्विस कैसी लगी। उसके लिए टाइम चाहिए। रात को वो 9 बजे आ रहे हैं तो वो टाइम मैं डिनर टाइम पे निकालता था। भाई दाद तो देनी पड़ेगी यार। अमेजिंग। आप पागल हो या आप बहुत होशियार हो, मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा, लेकिन दाद देनी पड़ेगी। एक काम करोगे, हाँ। इसका वैल्यू चेन समझाओगे और ये साइकिल में कौन कितना पैसा बनाता है तो समझा होता सकते? क्या है कि नॉर्मल साइकिल वाला कबाड़ी वाला हमारे घर के आसपास आता है, वो कबाड़ खरीदता है और वो आगे एक एग्रीगेटर को बेचता है। एग्रीगेटर तक सब कुछ मिक्स्ड रहता है, मतलब वो कबाड़ी से मिक्स कबाड़ खरीद लेता है। फिर बिग एग्रीगेटर्स होते हैं जो सिर्फ एक चीज का काम करते हैं, जैसे पेपर वाला सिर्फ पेपर लेगा और लोहे वाला सिर्फ लोहा लेगा। उसके बाद सिर्फ मनी पावर वाले लोग होते हैं जो कि सिर्फ फोन पे काम करके अपने पैसे के उससे, क्योंकि इसमें क्रेडिट का खेल होता है, रिसाइकलर से जो पेमेंट आती है वो लेट आती है। तो हम वो 2-3 प्लेयर्स को हटा रहे हैं जो कौन से 2-3? जो मनी पावर की वजह से बीच में थे। और उसके अलावा कुछ केसेस में अभी हम रिसाइकलर तक पहुंच पाए हैं डायरेक्टली। कौन सी केसेस में आप डायरेक्टली रिसाइकलर तक पहुंच पाए? आयरन और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो वहां तो बहुत पैसे बनते होंगे। सर एवरेज की बात करें तो कस्टमर से लेकर रिसाइकलर तक 45% का है। 45%। हाँ, कस्टमर से लेकर वहां तक का। वाह। मुझे एक बात बताइए, ये जो कबाड़ी वाले थे, ये एक कबाड़ी वाला कितना कमाता था नॉर्मली? जो एक कबाड़ी वाला है वो नॉर्मली 30 से 35 हजार कमा लेता था पहले। बट अभी हमारे साथ जो कलेक्शन पार्टनर्स हैं वो 60 से 70 हजार रुपए महीने कमाते हैं। 60 से 70 हजार रुपए महीना? 60 से 70 हजार महीना। हाँ। आपके लोग ही सारे पिकअप कर रहे हैं, राइट? अभी क्या हुआ कि शुरू में जब हमारे लोग थे, फिर वो हमने डिसकंटिन्यू करके प्योर कलेक्शन पार्टनर्स बनाए, हाँ। जो कि मिनी ट्रक ओनर्स हैं, चाहे वो एग्जिस्टिंग कबाड़ी वाला हो चाहे ना हो। इंडिया में कितने कबाड़ी वाले हैं? आपका अंदाजा क्या होगा? मेरे को दिल्ली का आइडिया है, लगभग बताइए, 12,000 कबाड़ी वाले हैं। 12,000। हाँ, सारे 12,000 कबाड़ी वाले मिला के कितने करोड़ का माल खरीदते हैं? दिल्ली की अगर बात करें तो लगभग 2 बिलियन की मार्केट होगी। आप कह रहे हो 16,000 करोड़ रुपए का माल दिल्ली से उठता है साल का। लेकिन फिर भी देखने जाएं अगर मार्केट साइज के हिसाब से तो काम और बहुत बड़ा होना चाहिए था। बिल्कुल ऐसा क्या रिस्ट्रिक्शन है? सर, एक तो मतलब बूटस्ट्रैप था और मतलब कोई भी एक नया खर्चा बढ़ाते हुए ना बहुत डर लगता था, वो मेंटालिटी की वजह से। हमारा वर्किंग कैपिटल में भी बहुत सारा पैसा फंसा होता है। उसके अलावा शुरू में व्हीकल्स भी खरीदे थे हमने। और आपने ये जो वर्किंग कैपिटल वाली प्रॉब्लम है, हाँ। क्रेडिट नहीं मिलता, वो कैसे सॉल्व किया? आपने पापा से पैसे लिए या कैसे? नहीं, उसके लिए हमें कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ग्रांट मिली थी। वो 23 लाख के आसपास थी। वो प्योर ग्रांट है, कोई इक्विटी नहीं दिया आपने? नहीं, 23 लाख प्लस जीएसटी वो ग्रांट थी। बट ये जो आजकल बहुत सारी कंपनीज हैं, आजकल गवर्नमेंट भी बेटर थोड़ा ऑर्गेनाइज कर रही है इन सबको, और बहुत सारी कंपनीज स्क्रैप में आई हैं, स्क्रैप ट्रेडिंग में। वो क्या करते हैं? तो जो गवर्नमेंट और जो कंपनीज आ रही है उनका फोकस है सारा प्लास्टिक्स, बट कस्टमर को वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए। वो ये नहीं कि सिर्फ प्लास्टिक के लिए किसी को बुला लेगा, ई वेस्ट के लिए अलग को बुला लेगा, उसको सिंगल बंदा चाहिए। और ऐसे ही चलता आ रहा है हमारी कंट्री में जो सप्लाई चेन है। इसका कबाड़ी वाला आता है, सब कुछ ले जाता है। 25 साल की उम्र में आपकी जो क्लैरिटी है, आपको क्या करना है और आपका जो थिंकिंग है, बहुत सॉलिड है। थैंक यू। और ह्यूमिलिटी, कि आपको उनसे इतना सीखना है। ऐसा नहीं कि आपको सब आता है। अच्छी बात ये है कि आपने एक ऐसा जॉब जो कबाड़ी वाले का, तो उसको एक इज्जत या औहदा दिया है। यार ये बड़े हमें पता क्यों नहीं है लोगों को स्क्रैप अंकल के बारे में? हम तो दिल्ली से आए हैं, हमें तो कुछ आइडिया ही नहीं है ऐसी चीजों का। हमने फुल टाइम जो स्टार्ट किया है वो अगस्त 2020 से किया है, और ज्यादा जो मेरा टाइम इसमें गया है ना, वो समझने में, सीखने में गया है चीजें। यार मेरे को ना कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा अभी तक। मेरे को जल्दी से बता दो कि आप कुछ सेल करते हो, नहीं करते हो? हाँ, तो पैसे अभी कमाते हो? हाँ, अभी हमारा मंथली लगभग 27.5 लाख का है, और 20-21 में हमारा 35 लाख का था रेवेन्यू, और 21-22 में लगभग 1.48 करोड़ का था, और इस साल लगभग विल बी हिटिंग 6 करोड़। 27.5 लाख का जो आपने रेवेन्यू बताया, इसमें कोई कॉर्पोरेट है या सारा B2C है? जो 10% रेवेन्यू है वो B2B है। कितने कस्टमर B2C में हम लोग मिले हैं जिनसे कबाड़ा खरीदा? लगभग 1950। इन 2000 कस्टमर ने आपको कैसे ढूंढा कि आप एग्जिस्ट करते हो? आधे तो पेड चैनल्स के थ्रू आए हैं। कितना जैसे है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट यहाँ पर, एक कस्टमर को एक्वायर? 110 रुपए। 110 रुपए। बाकी के जो है हमारा रिटेंशन रेट है लगभग 40 से 50% का। 50% का रिटेंशन रेट है 4 महीने की साइकिल में। एक बार यूनिट इकोनॉमिक्स समझा दो। 27.5 लाख कमाए अपन ने, हाँ, कहाँ खर्चा किया, क्या प्रॉफिट घर में आया? 20% मार्जिन जो है वो गया पार्टनर की जेब में,
27 लाख का 20%। तो 4-5 लाख गया पार्टनर की जेब हाँ। में और बाकी 15 लाख गया कस्टमर को। हाँ। ये करेक्ट है? बिल्कुल। अब 7 लाख बचा, अब आगे बता दो कोई खर्चा बचा, मार्केटिंग का बता रहे थे इसके बाद आप। मार्केटिंग में 1.25 लाख लगा। 1.25 लाख मार्केटिंग, उसके अलावा लगभग 3.25 लाख की हमारी सैलरी टीम की। उसके अलावा जो हमारा कलेक्शन सेंटर है तो उनके जो सैलरी है वो लगभग 1.5 लाख के आसपास। तो यार सारे पैसे तो गए, 27 लाख में से 0 बचा आपके पास। हाँ, अभी नो तो प्रॉफिट। आप कैसे बोल रहे थे कि आपको बचता है घर में? नहीं, मैंने बोला था कि 25% का हमारा ग्रॉस मार्जिन है। हम भी हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रहा है। आज हम 27 लाख का धंधा कर रहे हैं, बट जब हम 1 करोड़ का धंधा करेंगे तो जो हमारे खर्चे हैं वो उतने नहीं बढ़े होंगे। चल ठीक है, मैंने अपना डिसीजन बना लिया, मैं बता दूं। मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि कबाड़ से भी बिजनेस इतना अच्छा बन सकता है। जब आप आए थे ना, मैंने सोचा यार क्या बिजनेस है, मतलब मेरे को तो समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। मैं आज समझ गया हूँ कि इसका भी बिजनेस बन सकता है। और आप बहुत ऑनेस्ट आदमी हो, मतलब इतनी सच्चाई से सब कुछ बताना, कुछ डरना नहीं कि दुनिया क्या सोचेगी, बहुत सही करा। बट मेरे को लगता है कि इस बिजनेस में भी बहुत काम करना पड़ेगा। ऑपरेशनली आपके लिए बहुत चैलेंजेस आने वाले हैं। बिल्कुल। और मैं अभी इससे आउट होना चाहता हूँ, बट हैट्स ऑफ टू योर डिटर्मिनेशन। थैंक यू। तो मैं आपको बताता हूँ कि अभी जैसे 27 लाख है नहीं, वो तो थोड़ा भाई तुम कमाल के बंदे हो, तो मानना पड़ेगा। 27 लाख का तो था बिजनेस, ठीक है, तो उसमें 7 लाख बचे। बट जब 1 करोड़ का होगा तब भी तो वो 25% बचेगा ना। और वो 1 करोड़ होने में टाइम नहीं है अभी, ज्यादा कोई बड़ा नंबर नहीं है। मान गया, बिल्कुल मान गया। तो जो 25 लाख बचेगा तब हमारा जो ये खर्चा है ना फिक्स्ड कॉस्ट 3 लाख वाला, ये 3 लाख से 5 लाख हो गया होगा या 6 लाख हो गया होगा। बिल्कुल सही बात है। तो वो बचा हुआ मार्जिन आएगा ना हमारे पास। 1 करोड़ छोड़िए, चलिए आपने 10 करोड़ का धंधा करने लगे आप महीने का। हाँ। आपको कहाँ लगता है कहाँ जाके आपकी मार्जिन बनेगी? क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि जैसे जैसे आप काम बढ़ाओगे आपके कॉर्पोरेट कॉस्ट बहुत बढ़ जाएंगे। दूसरी बात, कंपटीशन बढ़ जाएगा, उससे आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बढ़ेगा, जो रिपीट आज है इस कारण है कि कंपटीशन नहीं। ठीक है, तो ये दो प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करोगे? एक प्लेयर है ही नहीं इसके लिए काफी, इसमें आएंगे 2-3 प्लेयर और वो दोनों तीनों प्लेयर बहुत बड़े हो जाएंगे। इतनी सारी मेट्रो सिटीज हैं, इतना सारा स्क्रैप है कि वो और बढ़ना है। मुझे नहीं पता कि ये हर सिटी में एक ऐसा स्क्रैप अंकल किंग बनेगा या आप अकेले पैन इंडिया एक बड़ा बिजनेस बना पाओगे। पर मुझे लगता है आप काफी पैशनेट एंड बहुत क्लैरिटी वाले इंसान हैं। मुझे उस पे बेट करना है, तो मैं आपको ऑफर करती हूँ 30 lakhs इन इक्विटी फॉर 5% ऑफ द बिजनेस, विच इज 6 करोड़ का वैल्यूएशन। एंड उसके अलावा जो आपका वर्किंग कैपिटल है तो 30 lakhs इन डेट एट 12% इंटरेस्ट। आई एम एब्सोल्युटली फैसिनेटेड बाय यू। बहुत कम ऐसे एंटरप्रेन्योर्स आते हैं जो इतना दिल को छू जाते हैं। पर ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ कि मुझे दिख नहीं रहा है मैं कहाँ वैल्यू ऐड कर पाऊंगी, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। मेरे कार स्क्रैपिंग है एक बिजनेस जो काफी बड़ा हो रहा है, ये आपका ही एक एक्सटेंशन बनेगा। इसमें है सरकार का रेट, अभी शुरू किया, अभी रिसेंटली हमने एक बहुत बड़े व्हीकल अरे वाह। स्क्रैपर के साथ बहुत टाई अप बढ़िया। किया है। तो ये जो है हमारी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मोमेंट है, जहाँ पर 10 साल 15 साल की गाड़ियाँ स्क्रैप होने बिल्कुल, वाली हैं। बिल्कुल। उसी का ही वॉल्यूम इतना ज्यादा होने वाला है, बिलियन ऑफ डॉलर्स तो वही आने वाली हैं गाड़ियाँ जो स्क्रैप होना मैंडेटरी है बाय लॉ। ऑफर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ऑफर में दूंगा विनीता, आपसे बेटर ऑफर ही देंगे, तभी तो वो सुन रहे हैं। मैं कोई डेट वेट में बिलीव नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है। 60 लाख रुपए मैं आपको पूरा अपफ्रंट इक्विटी में देना चाहता हूँ। कितने % इक्विटी में? मैं बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, बिल्कुल बता रहा हूँ। आप लाइफ में कभी 1 मिनट नहीं लेते ना सेलिब्रेट करने के लिए, आप सीधा। तो अभी मैं 60 लाख आपको दे रहा हूँ, मैचिंग विनीता's ऑफर ऑफ 6 करोड़, 10% चाहिए मेरे को, और आप काउंटर दे सकते हो मेरे को। चलो मैंने 8%। कोई ज्ञान व्यान नहीं देना है मेरे को। 60 लाख रुपया। बिडिंग वॉर, बिडिंग वॉर। एक सेकंड रुको, मैं अपना ऑफर रिवाइज कर रहा हूँ। 7% लेऊंगा मैं, 60 लाख 7%। अनुपम से बेटर। मैं आपको 6% 60 लाख 6%। जल्दी बताओ यार, टाइम निकला जाए। तो अब मैं आपको फिर से बताता हूँ, जब तक मैं खत्म होऊंगा ऑफर फिर से रिवाइज हो जाएंगे। एक ऑफर है 60 लाख 7%, अनुपम का ऑफर है 60 लाख 6%, विनीता अभी चुपचाप सांस ले रही है।
देखो मेरा लास्ट एंड फाइनल ऑफर है 60 लाख 5%, 5%। आपने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, मैं आउट हूँ इससे। मुझे नहीं करनी है डील। देखिए ये बिजनेस जो है ये बहुत ऑपरेशनली हैवी है। दूसरी बात ये है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज बहुत छोटा है, तो महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार। तो जब भी ये होता है तो ब्रांड लॉयल्टी बहुत मुश्किल हो जाती है। आपने तो बोला वो- था आप ज्ञान नहीं दोगे। मैं भी यही बोलने वाला था। मैंने क्या, मैंने ऑफर दिया है, ज्ञान नहीं दूंगा। अभी ऑफर वापस ले रहा हूँ तो आपको ज्ञान दूंगा। आप बंदे लाजवाब हो, आपको दिल से सलाम, जो काम आपने किया है। आई एम आउट। बहुत बढ़िया। डील पक्की सर। सुपर बिजनेस। वाह वाह वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। कीप रॉकिंग, बहुत बढ़िया लगा। ऐसे ग्राउंड Thank you, Mukul. थैंक यू, यू आर रियली कूल डूड। थैंक यू सो मच। शख्स बचपन से हम मिसालें सुनते आए हैं। शर्मा जी का बेटा पढ़ाई में अव्वल, शर्मा जी का बेटा खेलकूद में अव्वल। लेकिन एक शर्मा जी को हम सराहना भूल गए हैं, वो है मेरी माँ। ओह अमेजिंग। नमस्ते शाह, मैं संगीता शर्मा और ये मेरा बेटा प्रणव। हम पुणे से आए हैं। अरे वाह, पुणे। हर माँ की तरह मेरा भी एक कंसर्न है कि मेरा परिवार स्वस्थ रहे, मेरे बच्चे हेल्दी खाना खाए, और इसीलिए मेरे घर में शुरू से ही चक्की का ही आटा आता था। बट एक दिन ऐसा हुआ, क्योंकि मैं नौकरी करती थी, बिजी थी, मेरे घर में चक्की का आटा नहीं आ पाया और कुछ बारिश हो गई। अब उस दिन हमने मजबूरी में पैकेट का आटा लाया, उसकी रोटियां बनाई, खाई तो सही, मगर वो मज़ा नहीं आया और ना वो क्वालिटी उस आटे में दिखाई दी। तब मैंने सोचा कि मेरी तरह हो सकता है और भी कोई मेरी ऐसी बहनें होंगी जिनको यह प्रॉब्लम होती हो। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं एक अपनी आटे की चक्की शुरू करूं, और मैंने अपनी टाउनशिप में एक आटे की चक्की शुरू की। तो शख्स हमने हमारे कस्टमर से पूछा उनकी डिमांड, और उनसे पूछा उनको किस कंसिस्टेंसी का आटा और किस टाइप का आटा पसंद है। जैसा उनको चाहिए था वैसा हमने उनको आटा बना के दिया। शख्स हम यहाँ रुके नहीं, हमने एक न्यूट्रिशनिस्ट को ऑनबोर्ड किया जो हमारे कस्टमर्स की हेल्थ प्रॉब्लम्स को समझते थे, और उसी के मुताबिक हम हमारे आटों का रिकमेंडेशन उन्हें देते थे। और यही करते करते आज हमारे पुणे में 4000 कस्टमर्स हैं, और हमारे प्रोडक्ट्स पुणे की काफ़ी लीडिंग स्टोर्स में, आप जानती भी होंगी, दोराबजीज में भी हमारे प्रोडक्ट्स आज अवेलेबल हैं। तो शख्स हमारा विजन ये है कि ये करते करते हमने 40 प्रकार के आटे तो बना लिए, अब इसको हम पुणे में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में दिखाना चाहते हैं। तो शार्क, हमारी आस्क है 40 लाख रुपए 10% इक्विटी से। तो क्या आप तैयार हैं भारतवर्ष के साथ भरपेट भरोसा बांटने के लिए? और कोई जब आपसे पूछे कि कौन से चक्की का आटा खाते हो, तो आपसे जवाब आना चाहिए शर्मा जी का आटा। शर्मा जी का अमेजिंग। तो संगीता जी, आपने अपनी फोटो क्यों नहीं डाली इस पे? तो ये मेरे भाई का फोटो है। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। जी। अच्छा, मुझे लगा आपके हस्बैंड का या हाँ, वो भी ही लुक सिमिलर है। पर भाई इसमें इन्वॉल्व है कि भाई इन्वॉल्व नहीं है? Unfortunately, ma'am, he passed away in December only. Oh, so He is not sorry to hear that. Sorry to hear. But he always been a source of inspiration to me. और वही बोलता था, जब हमने लास्ट टाइम एक एपिसोड देखा था जहाँ ननद भाभी अचार लेके आई थी, हाँ जी। तब वो मुझे मोटिवेट करता था कि ननद भाभी आटा लेके जरूर एक दिन शार्क टैंक में जाएगी। अरे वाह, हाउ स्वीट। तो अब आप इसको एक नेशनल ब्रांड बनाना है टू डेडिकेट टू योर ब्रदर Yes. इन हेवन। Yes. तो आप क्या करते थे सर? जी मैं इनसे इंस्पायर्ड था, तो मुझे किसी कारणवश मुझे एक जॉब लेके फैमिली का ध्यान रखना था, लेकिन मेरी माँ इतनी पैशनेट थी अबाउट दिस प्रोडक्ट कि मैं चाहता था कि वो रुके नहीं।
So I took the responsibility of उनको operations के साथ में help करने लगा. तो आपने कब ज्वाइन किया? मैंने 2017 से मैं जॉब कर रहा हूँ अच्छा. और मैं पार्ट टाइम उनको ऑपरेशंस में हेल्प करता हूँ. ना तो अभी आप जॉब भी करते हैं साथ? जी. आपने चक्की का आटा पीसना शुरू किया क्योंकि आपको शौक था, एक तरह से जरूरत नहीं थी? नहीं, शौक भी था और जरूरत भी थी. आपको खुद को अपने घर के लिए जरूरत थी? हाँ जी. तो आपने घर पे लाके नहीं रखी चक्की? नहीं, घर पे लाके एफिशिएंसी नहीं होती है ना छोटी मशीन्स में. अगर मुझे कमर्शियली करना है, हाँ. अगर बड़ी मशीन्स होगी तो एफिशिएंसी अच्छी होगी और स्टोन क्रशिंग होगा तो उसकी क्वालिटी, टेस्ट और आटे का जो टेक्सचर है जो स्टोन क्रशिंग में आता है वो उस मशीन में नहीं आता. आपने दो बात कही. एक आपने कही कि जरूरत थी, दूसरी बात कही आपने कमर्शियली. हाँ. अगर मुझे करना है तो कहीं ना कहीं आपकी कहानी में मुझे लग रहा है कि आपको ये काम कोई जरूरत के कारण करना पड़ा या कि कोई और बात थी. तो 2016 में मेरा छोटा बेटा जो है इसका मेजर इंटेस्टाइनल सर्जरी हुई और एक ही वीक के अंदर में मेरे हस्बैंड को मैसिव कार्डियक अरेस्ट पड़ा और दोनों भी फेटल कंडीशंस थे. और उसमें मेरी पूरी सेविंग और जो भी मैं यहाँ से निकाल रही थी सब हॉस्पिटल में चला गया. मेरा कम से कम 2 साल में 40 लाख से ऊपर का पैसा मेरा पूरा मेडिकेशन में चला गया. और इस प्रोसेस में हम सब ठीक भी हो गए. अरे वेरी गुड. बट हस्बैंड का हार्ट 25% ही पंप करता है. तो उनको फिर मैंने कोरोना से पहले ही आई आस्क्ड हिम कि आप जॉब छोड़ दीजिए, हमारा ही काम है, हम और बढ़ाएंगे, आप थोड़ा डिलीवरी और इसके अंदर ध्यान दीजिए, मैं मार्केटिंग में देखती हूँ. बहुत बहादुरी का काम है संगीता जी जो आपने किया है, कमाल है. बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है. मतलब कमाल की आर्थिक परिस्थितियों से आपने निकाला है पूरे परिवार को. हैट्स ऑफ. थैंक यू सो मच. और एक चीज और बताऊंगी सर, जी. मैंने मार्केटिंग में पैसा नहीं खर्च किया. मैं हर जगह चाहती थी कि जहां से मेरा पैसा बचे मैं बचाऊं. तो मैंने जितने फेसबुक के जो फ्री ग्रुप्स है, कम से कम 1000 ग्रुप्स है. क्या बात है. आज भी मेरी रूटीन है सुबह 4 बजे से 6 बजे तक मैं उन ग्रुप्स में अपना मैसेज फॉरवर्ड करती हूँ, पोस्ट करती हूँ फेसबुक पे. मुझे पता है 6 बजे से उठ के अगर कोई नोटिफिकेशन देखेगा, अरे आज आटा खत्म हो गया है, अरे वाह. ये जरूर याद आएगा. और ये होता है. हम इतना ज्ञान देते हैं मार्केटिंग का, इसको बोलते हैं मार्केटिंग. कस्टमर को समझना, हाँ जी, लगा देना अपने आप को वो काम पे. दैट्स मार्केटिंग, राइट? फंडामेंटल. हाँ जी. लोग मतलब रिटेंशन, रिप्लेनिशमेंट, रिमाइंडर जैसे टेक्निकल करते हैं, बट आपने बेसिकली फर्स्ट प्रिंसिपल से सोच के ये सब खुद किया. और इसमें भी जब डिलीवरी की बात थी, डिलीवरी बॉयज को देने मुझे पैसा था भी नहीं. और बाद में मुझे समझ में आया कि अगर मैं किसी और के थ्रू जाऊंगी तो लोग मुझे नहीं जानेंगे. तो वो जो जिस बेटे की मेरे सर्जरी हुई है उसको मैं कार में आगे बैठाती थी और उसको कुछ भी कोल्ड ड्रिंक या कुछ भी उसके हाथ में दे दिया और गाड़ी में बैठ के अपनी डिक्की ये रख लेती थी बैग्स. और लोगों ने इतना कोऑपरेट किया मुझे, मैम आप ऊपर मत आइए, हम खुद नीचे आ जाएंगे. तो लोग नीचे आते थे, मेरी डिक्की में से अपने अपने आटे के बैग लेके जाते थे. एक बात तो आपने साबित करी थी. लोग सोचते हैं खास करके हमारे देश में कि जनरली मेन आर बेटर एट बिजनेस एंड विमेन आर नॉट. और मैं समझता हूँ कि औरत इसलिए आप नहीं बोलते हो क्योंकि वो या तो करना नहीं चाहती है या उसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली. आपके ऊपर बीती तो आपने जो कमाल करके दिखाया है उससे तो मतलब बहुत बड़ा उदाहरण है. तो और एक जो होता है ना ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली, यस. तो यहाँ यू आर लिटरली द ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली. यस आई एम. यहाँ भी बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ मैन. प्रोग्रेसिव मैन. 40 SKUs क्यों? 40 SKUs है और ज्यादा है. आगे जाके हमारा ये SKU नैरो हो जाएगा जब हमको एक जेनेरिक टेस्ट पता चल जाएगा कि ये वाला ज्यादा चलता है. कौन से ज्यादा बिक रहा है? ज्यादा जैसे शरबती व्हीट अपना ज्यादा से ज्यादा 70% बिकता है. शरबती व्हीट, शरबती, हाँ, गेहूं का. फिर उसके बाद नेक्स्ट? उसके बाद अपना मल्टीग्रेन, जवारी, बाजरा. आप जरा प्रोडक्ट्स दिखा देंगे हमको ताकि समझ में आ जाएगा आप क्या क्या बेचते हैं. हाँ जी. क्या खिला रहे हो? और रोटी, मिस्सी रोटी है और मल्टीग्रेन की रोटी है. ये वैसे फर्क बताना तो मुश्किल है कि नॉर्मल आटे में इसमें. आपके कस्टमर आपसे लेते हैं क्योंकि टेस्ट बेटर है कि कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट, प्रिजर्वेटिव आप नहीं डालते हैं? डिफरेंट प्रिजर्वेटिव तो हम बिल्कुल भी नहीं डालते हैं. बहुत बढ़िया है.
सेल्स की बात करते हैं, बताइए। इन्होंने लेट 2019 में ये ब्रांड एस्टैब्लिश किया। मार्च 20 से मार्च 21 वाले ईयर में इन्होंने 12 लाख सेल्स में की। उसके अगले साल इन्होंने 27 लाख किया सेल में। 21-22 में यस, एंड इस साल वी आर प्रोजेक्टेड टू डू 40 लाख। तो 40 लाख में से आपको क्या लगता है घर में कितने बचेंगे इस साल? प्रॉफिट कितना होगा? सो हमारा ग्रोस मार्जिन इज 63% हाँ जी। एंड आवर नेट मार्जिन इज 38%। तो आपके पास मतलब इसमें 15 लाख रुपए घर में बच जाएंगे? जी। और फिर हमारा जो लोकल ग्राइंडिंग है इस वक्त, क्योंकि हमारे लिए पॉसिबल है, 2 मशीन्स अलग है जिसमें लोग अपने ग्रेन्स लेकर आते हैं, उससे हमारा महीने का 80 to 90,000 का रेवेन्यू अलग से निकल आता तो है। वो तो सारा ही प्रॉफिट हो गया। जी। हाँ, आपका पर केजी रेट और नॉर्मल आटे का इसमें क्या अंतर रहता है प्राइस में? जैसे हमारा अगर 295 kgs का है तो इनका 275 हो। तो मार्जिन 10% आपका ज्यादा। हाँ जी। तो अभी आपका कितना बिजनेस ये कम्युनिटी के थ्रू आता है और कितना बिजनेस ऑनलाइन D2C है? 20% इनका वेबसाइट से आता है। हाँ, 25% इनको व्हाट्सएप पे लोग पर्सनली। जो पुराने कस्टमर्स हैं जो। हाँ, 15% रिटेल स्टोर्स पे जाता है, 15% अदर ई कॉमर्स वेबसाइट्स लाइक Amazon एंड लोकल प्लेयर्स देयर आर अ फ्यू पुणे में उनके पास, और 5% जो है ये इनके वेंडर्स जो ये लोकल जो अचार और चाय और इनके कोल्ड प्रेस्ड ऑयल जो इनके वेबसाइट पे जो मार्केट प्लेस पे जो लिस्ट किया उसमें से आता है। और 20% हमारी आउटलेट से भी जाता है। तो आप शाख से क्या चाहते हैं? आपसे पैसों से ज्यादा मुझे मॉडर्न जो ट्रेड के जो तरीके हैं ये सीखने हैं। देखिए मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है इसको 10-15 लाख रुपए ले जाने में हर मंथ। आपको ज्यादा कैपिटल की भी जरूरत है। तो मैं समझता हूँ कि ये बिजनेस में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती है साथ में, क्योंकि आपको 10 गुना 20 गुना 30 गुना वापस रिटर्न करने पड़ेंगे वो इन्वेस्टर को, और वो इन्वेस्टर चाहेगा आप एक तरह से इस काम को करो। मुझे साफ लग रहा है कि आप समझ गई हैं इस काम को, आप एक तरह से करना चाहती हैं और आप ज्यादा इंटरफेरेंस टॉलरेट भी नहीं करेंगी और करना भी नहीं चाहिए। इस वजह से मैं आज आउट हूँ, लेकिन मेरी एडवाइस आप मानिए तो काफी एक्सेलरेटर हैं जो आपको मॉडर्न मार्केटिंग समझा देंगे by taking only a percentage of your revenue, और I am happy to introduce you to them and support you in any way, but मुझे नहीं लगता आपको इन्वेस्टमेंट लेनी चाहिए, ना कि मेरे से, किसी से। बाकी आपके ऊपर है। ऑल द बेस्ट। मैं अनुपम जी से सहमत हूँ। क्या दिस पॉइंट आपने इन्वेस्टमेंट नहीं लेना चाहिए? गो सोलो, बिजनेस एक हद तक बिल्ड कीजिए, आप प्रॉफिटेबल है, राइट? अनुपम जैसे आपको एक्सेलरेटर से इंट्रोड्यूस करेंगे, वैसे मेरे भी मॉडर्न रिटेल में बहुत कनेक्ट्स है और मैं तो पुणे की हूँ। हाँ जी। तो आई एम हैप्पी टू मीट यू एंड गिव यू ऑल माय नेटवर्क्स, बट ये इन्वेस्टेबल एट दिस पॉइंट मुझे नहीं लगता है, एंड सो आई एम आउट। आप एक्चुअली बहुत लोगों को इंस्पायर करने वाले हो इंडिया में। मुझे लगता है कि मैं ऐसे कॉजेज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी रहता हूँ और मैं सपोर्ट भी करना चाहता हूँ। बिजनेस बहुत बड़ा हो पाएगा नहीं हो पाएगा उसका डाउट है, आई विल बी वेरी फ्रैंक। इसमें कुछ स्ट्रैटेजिक पिवट ढूंढना पड़ेगा अपने को मिलके कि किस तरीके से कहाँ पर हाई मार्जिन कैटेगरीज अवेलेबल हैं, वो ढूंढ लेंगे। मेरा ऑफर है आपको 40 लाख का, पूरा आपका डिमांड था, मैं 40 लाख ही देना चाहूँगा पूरा। 20 लाख इन इक्विटी, 20 लाख इन डेट, 12% पे नॉर्मल, और जो 20 लाख मैं आपको दे रहा हूँ उसके अगेंस्ट में 25% इक्विटी चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अर्ली स्टेज बिजनेस है, इसको मिलके बड़ा बनाएंगे। आउच। आउट जो बोल रहे हैं उन्होंने तो ऑफर भी नहीं किया। इसीलिए तो नहीं किया, दर्द होता है। हाँ तो दर्द ले लो आप। वेरी सार्की डील बोलते हैं ऐसे हम, सार्की डील। मैं भी आपको ऑफर देती हूँ, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ टाई अप करने में, Amazon फ्रेश, इंस्टामार्ट, ये सारी जो आपकी डिलीवरी कॉस्ट को रीजनेबल बना देते हैं। तो इसको एंड ऑफ कोर्स पैकेजिंग इंप्रूव करके इसको एक ब्रांड विद अ स्टोरी, और आपकी स्टोरी बहुत सॉलिड है, आपकी स्टोरी, आपके भाई को डेडिकेटेड जो कहानी है वो बहुत सॉलिड है। बट अमित ने जो बोला वो सही बात है कि वैल्यूएशन तो होता है आपके करंट स्केल पे, तो बहुत मुश्किल है वैल्यूएशन को इवन 1 करोड़ से ज़्यादा इस बिजनेस के लिए देना। तो मैं आपको ऑफर करती हूँ 20 लाख फॉर 20% and 20 lakhs in debt over and above that at 12% interest rate.
मैं वेट कर रहा था कि आपको कोई और ऑफर नहीं देगा तो मैं दे दूंगा, क्योंकि आपको सपोर्ट की जरूरत है और मुझे लगता है आपका यहाँ पे विनीता आपके लिए अच्छी पार्टनर होगी। तो विनीता हम लोग कमाई नहीं कर लेते ना अगर ऐसा लगता है तो। यू नो अभी आपके पास अच्छे ऑफर्स हैं तो अभी मैं आउट हूँ एंड बेस्ट ऑफ लक। तो मैं और विनीता अब साथ आना चाहेंगे। विनीता ने जो ऑफर दिया है मेरे से बेटर है, मैं उसी ऑफर में साथ में आना चाहूंगा विनीता जी के, तो दोनों शाख आ जाएंगे आपको। ऑफर रिपीट करता हूँ, हम लोग 40 लाख पूरे देंगे, 20 लाख डेट में, 20 लाख इक्विटी में और 20% लेंगे उसके अगेंस्ट हम लोग एसी। एक कुकर की सीटी बंद कर। नहीं मैं वैसे ही। ये जो कुकर बजा रहे हैं ना, उन्होंने ऑफर नहीं किया अपने को, याद रखना आप। शख्स क्या हम एक काउंटर ऑफर मत कीजिए, उधार मत लीजिए। काउंटर बोलिए। मैं आपको देता हूँ 40 लाख फॉर 20%। अरे आप तो बाहर हैं अनुपम जी, आप कहाँ पर आ गए बीच में? नहीं अब अलाउड है क्या? ये तो आउट है ये। आई डोंट वांट देम टू टेक अ लोन का हमको भी थोड़ा हेजिटेशन हो रहा था। इज देयर कोई तरीका हो जिससे हम लोन एलिमिनेट कर सकें? आप एक काउंटर दे दीजिए। आप 30 लाख हमको देंगे और 10 लाख इन डेट। डील डन। डील डन, डील डन। क्लोज्ड, चैप्टर क्लोज। मैं आपको ऑफर दे देता हूँ 40 लाख फॉर 20%। मैं नहीं चाहता हूँ आप उधार लें। अगर ये, मुझे लगता है विनीता का कॉज भी अच्छा है, विनीता को समझ भी है काफी ये चीजों की। अगर ये दोनों डेट हटा देते हैं, आई एम आउट ऑफ द डील, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर नहीं हटते तो मेरा ऑफर पक्का है, आप लेके जाइए मुझसे, आप उधार मत लीजिए। ठीक है, बट आप दोनों डिसाइड कर लीजिए। खत्म बात। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इक्विटी कैलकुलेट करता हूँ कि कितना पैसा डाला। 10 लाख का जो आपको डेट दिया है हमने, उसको इंटरेस्ट फ्री कर देते, बट 30 लाख के अगेंस्ट इक्विटी सिंपल था रखते ना डील। फ्री में मिल रहा है। ये ओके विद दैट विनीता? क्योंकि हम लोग यहाँ चैरिटी नहीं कर रहे हैं, हम लोग आपको बिलीव कर रहे हैं आप कुछ बनाओगे। ये तो आउट हो चुकी थी, इनको तो बिलीव ही नहीं था आपको देना। मैंने साफ साफ कह दिया था आपको इन्वेस्टमेंट नहीं लेना चाहिए, और मैंने ये भी कह दिया था किस लिए नहीं लेना चाहिए। लेकिन आपने ठान ही ली कि आप लेंगे, तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि आप डेट लें। देखिए आपके लिए ये बेटर वैल्यूएशन भी है, तो ये बेटर डील है, तो आपको डिसाइड करना है। अनुपम ये मंजूर है। मंजूर है। इट्स अ वेरी गुड डील। इट्स अ ग्रेट डील। तो वेल डन। चलो चलो जाइए अनुपम जी। जाइए अनुपम जी, आपने मेरे को पीछे से खींच लिया। आप अब चेक दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आप तो बिलीव ही नहीं कर रहे थे बिजनेस में, पता नहीं कहाँ से बना रहे हो चेक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। संगीता जी बस। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बहुत ही अच्छा लगा आपको। एब्सोल्युटली शी इज इनक्रेडिबल। बहुत अच्छा लगा। ये रूल ब्रेक करना अलाउड नहीं था, वरना मैं भी करूंगा आपसे ब्रेक। ये फिर सब कुछ चलता है, लव एंड वॉर। अगर आउट हो गए तो आउट होते हो आप। इट वाज अ वेरी स्वीट जेस्चर एंड गुड फॉर हर। या इट वाज ग्रेट। देयर वाज एन इमोशनल एंगल। चलो, इट्स गुड फॉर दिल की डील, emotional अनुपम की angle. दिल की डील। हाय शाक्स, कैसे लग रहे हैं मेरे बाल? अच्छे हैं ना? लेकिन ये हमेशा से ऐसे नहीं थे। बचपन से मेरे कर्ली बाल मैनेज करना मेरे लिए बहुत बड़ी स्ट्रगल थी। नूडल्स, चुड़ैल, झाड़ू, ऐसे मजाक तो आम थे। So, इससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत कम हो गया था। मेरी भी जर्नी कुछ ऐसी ही थी, इसलिए मैं सैलून जाके मेरे बाल को स्ट्रेटन कराती थी। और क्या हो गया, मेरे बाल बहुत ड्राई और डैमेज्ड हो गए थे और हेयर फॉल भी हुआ था। शाक्स, ये सिर्फ हमारी प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया में 60% लोगों के बाल कर्ली, वेवी और कॉइली हैं। लेकिन या उन्हें अपने एक्चुअल हेयर टाइप पता ही नहीं है, और जिन्हें पता है उन्हें उसे मैनेज करना नहीं आता। फाइनली जब हमने हमारे कर्ली बालों को एम्ब्रेस किया,
तो इंडिया में कर्ली हेयर प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं थे। हमें यूएस यूके से इंपोर्ट करवाना पड़ता था, जो बहुत एक्सपेंसिव होता था। हमें ये इंटरनेशनल क्वालिटी इंडिया में अवेलेबल करना था, इसलिए हमने शुरू की मेंटेन की। हाय शार्क्स, मेरा नाम हिंशरा है, मैं 25 साल की हूँ और मैं कोचिन केरला से हूँ। हाय शार्क्स, मेरा नाम युबा है, मैं 36 साल की हूँ और मैं मुंबई से हूँ। और हम लाए हैं मेंटेन। मेंटेन एक ऐसा ब्रांड है जो हेयर प्रोडक्ट्स और हेयर एक्सेसरीज का वन स्टॉप सोल्यूशन है। हमारे प्रोडक्ट्स हर हेयर टाइप्स यूज कर सकते हैं, जैसे स्ट्रेट, वेवी, कर्ली। हमारे प्रोडक्ट्स को आप हमारी वेबसाइट और ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस से खरीद कर सकते हैं। हमने 4 साल पहले ये ब्रांड शुरू किया था और आज हमारी कम्युनिटी में 22,000 लोग हैं। शार्क्स, जब हमने ये डिस्कवर किया दैट कर्ल्स आर ब्यूटीफुल एंड एवरी फ्रिज इज अ कर्ल वेटिंग टू हैपन, हमारी लाइफ बदल गई और यही चेंज हम दूसरों की लाइफ में भी लाना चाहते हैं। इसके लिए हम अपनी कंपनी के 2.5% इक्विटी के बदले 75 लाख के इन्वेस्टमेंट लेने आए हैं। So Sharks, come join us at Maintain because we like you just the way you are. Wonderful. Welcome to Shark Tank. Thank you. और 2 young, energetic women entrepreneurs को देख के बहुत अच्छा लगा. I love your color coordinated outfits and I love your curly hair. Thank you. You're looking gorgeous. थैंक यू सो मच। आपने बताया कि आपका काफी मजाक उड़ाते थे, तो at what point आपको वो लगा कि I want to enjoy my curls? ये ट्रिगर पॉइंट कब हुआ दोनों के लिए? 2016-17 में हमने ये कर्ली गर्ल मेथड डिस्कवर किया, जो एक स्टाइलिस्ट ने बुक लिखी हुई है, कर्ली गर्ल मेथड इस बुक का नाम है। तब हमें पता चला कि एक्चुअली कैसे मैनेज करना है। उसके कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। आपके प्रोडक्ट्स में कुछ इंग्रेडिएंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपको फुलफिल करना है। मेरी वाइफ के भी कर्ली बाल है, वो परमानेंट स्ट्रेटनिंग करवाती रहती थी बीच में, अब वो बिल्कुल नहीं कराती और अब शी इज गॉट समथिंग लाइक दिस एंड नाउ पीपल, मतलब लोग अब उससे पूछते हैं कि ये असली है या नकली है, तो अब उसको कर्ल्स अच्छे लगने लगे हैं। एक्चुअली देखिए, उनको पहले पता नहीं था ना कि उनके बाल अगर कर्ली हैं तो उन्हें कैसे मैनेज करना है। ये बहुत कॉमन है इंडिया में। ये स्ट्रेट बाल वाले जो होते हैं वो अपने ये कर्ल कराते हैं, तो ये प्रोडक्ट तब भी आपके चलते हैं उनके ऊपर? एक्चुअली हर कोई यूज कर सकता है। देखिए, इसके इंग्रेडिएंट्स क्लीन है, सल्फेट, सिलिकॉन्स, पैराबेन्स नहीं है, वाटर सोल्यूबल है। आपकी हेयर, स्कैल्प की हेल्थ बेटर होगी विद कांस्टेंट यूजेज। तो ये हर कोई यूज करता है, सबके बालों के लिए अच्छे ही हैं ये प्रोडक्ट पे तो हम आते हैं। पहले आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं और इतने बड़े एज गैप में आप कैसे जुड़े एक साथ? पहले ग्रुप्स होते थे हमारी कम्युनिटी में, जब हम लोग मिल के कम्युनिटी मतलब कर्ली गर्ल कम्युनिटी। कर्ली गर्ल कम्युनिटी। कहाँ पर एक ग्रुप बनता है? व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लाइक हर जगह है ये। एक्चुअली हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। देन हमको ऐसा लगा कि नहीं, कुछ करना है ये कम्युनिटी के लिए, बहुत पोटेंशियल है। आप सेम शहर में रहते थे उस टाइम या अलग-अलग शहरों में थे? अलग फोन पे बात करते थे। अभी एक ही शहर में रहते हो कि अभी भी अलग-अलग शहर? नहीं, अभी भी मैं अलग रहती हूँ, but I keep coming। और ये कंपनी कहाँ बेस्ड है अभी? बॉम्बे में ही है। ये तो थोड़ा सा इजी होता है करना। आजकल हमारा ऑनलाइन बिजनेस है, तो हमने ऐसे काम डिवाइड किया है कि जो ऑनलाइन पार्ट से पूरा वो हिंशरा देखती है और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, डिस्पैच वगैरह वो मैं देखती हूँ। तो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, ये इसमें एक्सपर्टीज क्या है आपकी, जो नमिता भी जानना चाहेंगी? आई एम एक्चुअली अ डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन। अच्छा। तो थोड़ा साइंस बैकग्राउंड है, जिसमें फॉर्मुलेशन में मैं ज़्यादा हेल्प करती थी, कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं, कौन से नहीं यूज़ करने हैं। तो आपने डेंटिस्ट का काम छोड़ दिया? नहीं, मैं अभी क्लिनिक सिर्फ शाम में 2 घंटे के लिए जाती हूँ, 6 to 8। ये आपकी खुद की क्लिनिक है? जी, मेरी खुद की है। अच्छा, और आप? पर मैं एक बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ। मैंने बीकॉम किया था, उसके बाद मैंने डेलॉयट में ऑडिट असिस्टेंट काम किया था और उसी टाइम मैंने मेंटेन शुरुआत की। बट अभी आप कहीं काम नहीं कर रहे? अभी एक पर्सनल लॉस हुआ था कोविड के टाइम पे, सो इसलिए मैं फैमिली बिजनेस में थोड़ा मदद कर रही हूँ, बट अदरवाइज मेंटेन में ही फुल टाइम। तो ये कितनी बड़ी मार्केट हो सकती है? इकोनॉमिक टाइम्स पे एक आर्टिकल आया था 2018 पे दैट दिस इज एक्चुअली अ 200 करोड़ इंडस्ट्री और 6% के ग्रोथ हो रहे हैं हर साल, और अभी एक 250 to 300 करोड़ का इंडस्ट्री है कर्ली हेयर इंडस्ट्री ओनली इन इंडिया। तो ये तो छोटा है ना?
छोटी मार्केट है थोड़ी सी। ये गलत, मतलब ये Actually है जो मुझे- अभी खरीद रहे हैं। हाँ। आपको ऐसे बोलना चाहिए कि जो हेयर प्रोडक्ट है वो 15,000 करोड़ की मार्केट है। ठीक है। उसमें अगर आधे लोग ये करेंगे और लड़कियां ले लो फिर भी, तो मतलब पोटेंशियल तो 5-6 हजार करोड़ की मार्केट है। Can I show the products you want Yeah, to see? yeah. This is ठीक the है। best selling product, conditioner. Okay, I'll just check these two. Yeah. साढ़े 1200। 1250। आपकी टोटल सेल कितनी है? So net sales was 12 lakhs last month. FY22 का बताइए। 1 crore. 12 लाख की सेल थी, उसके खर्चे और प्रॉफिट भी बता दीजिए तो एक बार कंप्लीट हो जाएगा वो क्वेश्चन। Average net sales for the last 6 months 10 lakhs. तो 10 लाख ले लेते हैं 12 की जगह, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। उसमें 3 to 4 lakhs goes in making the products, hair products and accessories दोनों मिला के। 3 की 4, ये तो बहुत बड़ा गैप हो गया ना। आप 25% 30% का गैप पे बता रहे हो प्रोडक्शन कॉस्ट, ऐसे थोड़ी होती है। 3 लाख ले लेता हूँ। हाँ, 3 लाख के बाद कोरियर और वो सब में 70,000 जाते हैं और रेजर पे शॉपिफाई में 40,000 जाते हैं। थोड़ा फिक्स्ड कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब वी यूज सम एजेंसीज फॉर डूइंग आवर सोशल मीडिया और परफॉर्मेंस मार्केटिंग। हाँ जी, हाँ जी। उन लोगों और पीआर भी एक एजेंसी से करवाते हैं, तो उसका इज कमिंग अप टू 1.6। उसके बाद हम स्टाफ के सैलरीज देते हैं 40,000 देते हैं। ओके। पर मंथ सारे सबके मिला के 40,000। Yeah. आप दोनों के भी मिला के। और एम्प्लॉइज कितने हैं? 2 है। एंड देन उसके बाद व्हाटएवर मनी इज लेफ्ट हम मार्केटिंग में यूज करते हैं। प्रॉफिट भी बता दीजिए। सो ग्रॉस प्रॉफिट इज 60 to 70% एंड सम हेयर एक्सेसरीज में 75% तक भी जा सकते हैं। तो आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कितना है? 200 to 250। 200। थैंक यू। चलिए मेरा डिसीजन बन गया है। आई थिंक फर्स्टली ये जो प्राइस पॉइंट है ये 12.5 से 1650 वाला, या अगर 800-1000 भी ले लो। मैंने बाकी ब्रांड से बात की है जो ऐसे स्पेशलाइज्ड हेयर प्रोडक्ट रखती है, उनको 500-600 रुपए के प्रोडक्ट बेचने में भी बहुत मुश्किल होता है ऑनलाइन। तो 1200-1600 में मार्केट इंडिया में 1% भी नहीं रहता है। एक तो आपको 3-4 साल हो गए पर आपको प्राइसिंग की सेंस नहीं आई। दूसरी, ये जो कैटेगरी है ना, ये एक वर्ड ऑफ माउथ वाली कैटेगरी है। इसमें प्राइमरीली जो लड़कियों को ये प्रॉब्लम है उनको आपके बारे में पता होना चाहिए था, क्योंकि जो कर्ली इन्फ्लुएंसर्स है उन्होंने रेकमेंड कर दिया होना चाहिए था। हाँ। तो आई थिंक आपका एग्जीक्यूशन गैप लग रहा है मुझे। आपका स्केल बहुत छोटा है कंपेयर टू सम ऑफ द अदर ब्रांड्स जो कम टाइम में काफी स्केल प्रॉफिटेबली कर चुके हैं। तो इसे फॉर दैट रीजन आई एम आउट। मेरे लिए थोड़ा अर्ली है क्योंकि आपका सेल्स अभी तक सिर्फ 1 करोड़ है, प्राइसिंग हाई है। इट्स टू अर्ली फॉर मी, बट आई विश यू द वेरी बेस्ट। थैंक यू। आपका अपनी वेबसाइट में सेल होता है या मार्केट प्लेसेस में? Market places पे भी। मार्केट प्लेसेस क्या में स्प्लिट है आपका बीच में? 60%. एंड 30% ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस और 10% रिटेल है ऑफलाइन। ओके, एंड मार्केट प्लेसेस में आप कहाँ बेचते हो? Amazon पे है, Foxy पे है, नाइका वेयर इन द प्रोसेस Yeah. एंड सबलाइन, वैनिटी वैगन और एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूटर भी है। Got it. तो वही मेरा यही क्वेश्चन था। Amazon और नाइका में आजकल इतना मुश्किल हो गया है, तो आप कैसे करते हो ये चीज? जो हमारी एजेंसी है परफॉर्मेंस मार्केटिंग की, वो ये मैनेज कर रहे हैं बहुत अच्छे से जब से उनको हमने ऑन बोर्ड लिया है, और कांस्टेंट हम लोग ग्रोथ देख रहे हैं अमेजोन की सेल्स में भी। तो आप लोग खुद क्यों नहीं करते, या किसी को मतलब टाइम नहीं मिलता करने के लिए? वो या हमारी एक्सपर्टीज नहीं है ना सर। आई डोंट एग्री। मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमने भी शुरू किया था ना, तो क्या होता है कभी भी परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी कुछ भी कर सकती है। आपको खुद भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि आप उनको जब रन करोगे तो यू शुड आल्सो नो व्हाट दे आर डूइंग सो दैट यू कैन। या वी आर कांस्टेंटली लाइक टॉकिंग टू देम फुल डे। हां, बहुत छोटी एजेंसी है। देखिए, मेरा भी डिसीजन बन गया। मैं आपको बताता हूँ, मुझे बहुत इंटरेस्ट था कैटेगरी में, प्रोडक्ट में भी। प्रॉब्लम यह है कि मास प्रीमियम ब्रांड बनाने के लिए एक मार्केटिंग इंस्टिंक्ट की जरूरत होती है, और वो मुझे आज नहीं दिख रही है। बेस्ड ऑन द वे यू हैव पैकेज्ड and priced your product. For that reason, I'm out. Good luck. थैंक यू। सबसे पहले मैं आपको कैंडिडली बोलना चाहूँगा कि मेरे को लगता है कि आपको सच्चाई सुनने की ज़रूरत है। ये ब्रांडिंग बहुत ही बेकार है मेरे व्यू में। आपका जो प्रोडक्ट अगर ऐसे रखा है तो केवल मेंटेन पढ़ सकता हूँ, ऐसे रखा है तो उसको क्लीन पढ़ सकता हूँ,
आप शेल्फ पे जब रखोगे प्रोडक्ट क्या पढ़वाना चाहोगे? इसमें कोई वैल्यू प्रोपोजिशन कस्टमर नहीं बढ़ सकता। लेकिन आपने पूरी पिच मेरे को बताई इन डेप्थ अराउंड कर्ली हेयर और उसकी मेंटेनेंस। सारे प्रोडक्ट देख लिए मैंने, एक पे भी नहीं लिखा हुआ ये कर्ली हेयर के लिए बना है। आपको कहीं ना कहीं वो वैल्यू प्रोपोजिशन निकाल के लानी चाहिए। लास्ट पॉइंट, मुझे लगता है कि आप लोग क्या इसको टाइम पास कर रहे हो। 4 साल तक आप अपनी दूसरी इनकम सोर्सेज और इधर उधर फोकस कर रहे हो। फाउंडर कमिटमेंट मेरे को कम लग रहा है। नहीं, बट टाइम पास थोड़ा हार्श वर्ड नहीं है अमित? हाँ, हार्श है, एंड आई वांट टू बी हार्श बिकॉज़ दैट इज हाउ इट शुड बी। फाउंडर को अपनी सारी चीजें एक जगह डालनी पड़ती है एक नाव में, 10 नाव पे सवार नहीं हो सकता फाउंडर। मैं तो ये बोलूँगा कि आप लोग को साथ में एक शहर में आओ, पहले साथ में कल्चर बनती है और फिर एक आता है जुनून साथ, फिर नई चीजें सोचते हैं। लास्टली आई थिंक इसमें बहुत डिजिटल मार्केटिंग का रोल रहेगा, उसके अंदर खुद का पिकअप करना बहुत क्रिटिकल रहेगा मेरे व्यू में। आज मैं आउट होना चाहूंगा, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Why fear when Aman is here? मुझे लगता है कि आप टाइम पास तो नहीं कर रहे। मैंने भी जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने 2-3 ब्रांड्स के लिए कंसल्टिंग की थी, जिससे मेरा घर चलता था। तो बहुत बारी एंटरप्रेन्योर को कुछ और भी करना पड़ता है टू मेक दैट ग्रो। मन 4 साल के लिए थोड़ी करना पड़ता भाई। होता है यार, जब तक वो स्केल ना है तब तक तो कर सकते हैं ना। 4 साल? आर यू सीरियस? नजरिया है, अलग शहर में रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे साथ भी हमने इतनी बड़ी कंपनी बनाई है, टच वुड, अभी तक सही चल रही है। जमाना ही वो हो गया यार वर्क फ्रॉम होम का, सो आई डोंट एग्री टू दैट। आपने प्रोडक्ट ठीक बना दिया, आप लोग पैशनेट एंटरप्रेन्योर्स हो, बट आपको एक बंदा चाहिए जो धंधा कर सके। आपको लगता है ये बात? हाँ लगता है। हाँ। तो मैं आपको एक ऑफर देता हूँ, कंडीशनल ऑफर। बेस्ड ऑन आप एक सीएमओ रखोगे जो कि ये संभालेगा, क्योंकि जैसे सबने बोला कि थोड़ी पैकेजिंग इश्यूज हैं, हाँ है, ब्रांड वाइब्स देनी हाँ है, थोड़ा परफॉर्मेंस मार्केटिंग के ऊपर ध्यान देना है, वो करना पड़ेगा, थोड़ा AMS और नाइका एड्स कैसे चलते हैं वो समझना पड़ेगा। तो ये सारे काम एक सीएमओ एज अ को-फाउंडर, मैं आपकी हेल्प करूंगा चूज करने में, तो आपको एक सीएमओ रखना पड़ेगा इसके। तो आपको ऑफर मैं देता हूँ 75 लाख का और 10%। ग्रेट ऑफर, बहुत अच्छा ऑफर है यार। बहुत अच्छा ऑफर है। कैन वी से बात कर सकते हैं जिससे दैट? हाँ हाँ, you say that, we heard it, you can go. So sweet. मुझे ना तुम्हें पीटने का मन हो रहा है। लेबल मत लगाओ यार। We can do a counter. टाइम पास है तभी तो लॉन्च नहीं किया है अमन, समझ मेरी बात। देख यार, अगर ऐसे ही एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको मेरे को सपोर्ट करना अच्छा लगता है, प्रोडक्ट अगर अच्छा है, प्रोडक्ट अगर दाम है, ऐसे लोगों को तो 10 लगा लाख जो रियल में है, उसमें तो टिक मुझे जाए। लगता है ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करूंगा तो मैं मुझे किसे तो नहीं लगा करूंगा? बिल्कुल डेप्थ। Girls, what are you thinking? 7 times sales. Can we counter you? Yeah, please. With 75 for 7.5? मेरे को लगता है कि इट इज अ फेयर वैल्यूएशन फॉर यू। आजकल जितना रेवेन्यू मल्टीपल मिल रहा है उससे ज्यादा है, और 10% से ज्यादा मैं आपका लेना भी नहीं चाहता, क्योंकि मुझे लगता है जो आपका को फाउंडर या सीएमओ जो भी आएगा ना, उसको भी थोड़े से इक्विटी देनी है। मुझे ना आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं, और मेरे को यही चीज अच्छी लगती है, क्योंकि वैल्यूएशन का नहीं पता, आइडिया नहीं होता क्या हो रहा है। दैट इज द ओनली हेल्प with which I am coming, because I can feel you don't know a lot of things and I can guide you. That's it. पक्की है। Okay, deal Thank पक्की। you. गुलाब गैंग, ये तो गुलाब गैंग हो गया। थैंक यू। Thank you so much. I want to stand in the middle. Oh. Good job. Let's do it. अमन का Thank you so फेवरेट much. कलर भी पिंक है। थैंक यू गाइस। Well done, well done. Good luck. Great deal. अभी प्रिया की तो मतलब लाइफ लॉन्ग सप्लाई है। 3 products for her. बहुत पैसे खर्च करती है उसमें। प्रिया बहुत खुश होगी। अमन भाई ये पैसे नहीं आएंगे वापस। अरे यार, I hope आ जाए। I hope आ जाएंगे, बन आ जाए। जाएंगे। अनुपम, आज शार्क एक्सपीरियंस में पुणे से अनमोल का सवाल है। मैं हमेशा से ये जानना चाहता था कि आपको अपनी लाइफ का पहला इन्वेस्टमेंट चेक कब मिला था और किसने दिया था? 2005 के बीच ये समझ में आया
कि आगे जाके कंपटीशन बहुत बढ़ेगा, तो हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। उस टाइम पे इंडिया में वेंचर कैपिटलिस्ट, पीज ये सब होते नहीं थे इतने। तो मैंने सूटकेस पैक किया और निकल पड़ा यूएस, जहाँ पर सिलिकॉन वैली में बड़े बड़े वीसीज बैठते थे। तो पहले तो वहाँ पर चक्कर काटे एक हफ्ते, बहुत सी मीटिंग्स की, वहाँ से गए बॉस्टन, वहाँ से गए न्यूयॉर्क, वहाँ से गए वॉशिंगटन डीसी, पूरा यूएस अप एंड डाउन कर लिया। कुछ हुआ नहीं कुछ समय तक। लेकिन फिर 2006 में एक वेंचर कैपिटलिस्ट ने हमें फ़ोन किया। उन्होंने कहा भाई तुमसे फिर मिलना चाहेंगे। फिर हमने पिच फिर की, फिर उनको समझाया हम काम कैसे बढ़ाएंगे, और करीब 5-6 महीने लगे, लेकिन वो अल्टीमेटली ट्रांसलेट हो गया इन्वेस्टमेंट में। तो हमें पहला इन्वेस्टमेंट चेक हमें मिला सिकोया कैपिटल से, वेस्टब्रिज कैपिटल से और सिलिकॉन वैली बैंक से, जहां मैं मारा फिर रहा था।